नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज 12th क्लास फिजिक्स का ऑप्टिक्स चैप्टर यानी कि प्रकाशिकी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हर साल प्रश्न ये सारे रिपीट हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए ताकि परीक्षा में आए आपका और आप अच्छे क्वेश्चंस को बना पाएँ और अच्छे नंबर ला करके एग्ज़ाम में टॉप करें। तो चलते हैं वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस वीडियो में। और क्वेश्चंस क्या है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार आ जाते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। उसके पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट देखिएगा। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो क्या होता है? शून्य होता है, एक होता है, अनंत होता है, एक और अनंत के बीच में होता है। तो बताना है आपको कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को समझ, अगला प्रश्न क्या है उसको देखिए ध्यान से। इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं का परिमाण है? तो इंद्रधनुष का जो घटना होती है वो प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट समझिएगा। सर सीवी रमन को जिनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया था वो प्रकाश का प्रकीर्णन के, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन का उन्होंने प्रयोग किया था जिसके कारण डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया था वो नरेंद्र कपानी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने। अगला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो एक व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना हाइट का है उस व्यक्ति की आधी हाइट की होनी चाहिए क्या? दर्पण होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो प्रकाश का निर्धारित रंग जो निर्धारित किया जाता है वो तरंगदैर्घ्य पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य पर। अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट समझिएगा। प्रकाश से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है जिसका कारण क्या है? इसका कारण हमारा है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश, सूर्य के जो प्रकाश हैं उनके लघुत्तर यानी कि कम तरंगदैर्घ्य का परिकीर्णन के कारण क्या होता है कि इंद्रधनुष यानी पृथ्वी में आकाश का नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। प्राथमिक रंग क्या है? तो यहाँ पर प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला। तो इसको हम लोग याद रखेंगे नीला से, नी ह ला, ठीक है। इसे नी से हो जाएगा आपका नीला, ह से हो जाएगा हरा और ला से हो जाएगा लाल, ठीक है। तो आपको नीला ये प्राथमिक रंग है, नीला, हरा और लाल, है ना। ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाल, हरा और नीला, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय तंतु जो काम करता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। ट्रैफिक सिग्नल में क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आखिर में यानी कि नीचे में कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश जो होता है प्रयुक्त होता है, क्यों होता है? तो चलते हैं आपको ऑप्शन पे लेकर के कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश क्यों होता है। तो ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन क्या है,
इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर विचार करते हैं, थोड़ा पूरा ऑप्शन को देखिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि प्रकाश के जो प्रकीर्णन है, प्रकाश के प्रकीर्णन यानी के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है। तीसरा ऑप्शन यानी कि तीसरा जो कंडीशन है वो क्या कहता है? प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर मुड़ता है। चौथा कंडीशन है प्रकाश के विवर्तन की तरंगदैर्घ्य की तुलना आकृति में कम बाधा होती है, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को समझते हैं कि क्या क्या विचार किया जा रहा है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो जो चारों कंडीशंस दिए हुए हैं, पहला कंडीशन में प्रकाश के प्रकीर्णन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये बिल्कुल सही कंडीशन है। दूसरा कंडीशन प्रकाश का जो समतल ध्रुवीकरण होता है उसमें समतल कंपन उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कंडीशन प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर मुड़ता है, ये भी कंडीशन बिल्कुल सही है। और चौथा कंडीशन प्रकाश का विवर्तन के तरंगदैर्घ्य की तुलना आवृत्ति यानी कि आकृति की बाधा कम होती है, यानी कि चौथा कंडीशन भी सही हो। यानी कि इनमें से कौन सत्य है? तो बोलेंगे उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो समुद्र का जो पानी है ना वो नीला दिखाई देने का रीज़न क्या है? तो इन चीज़ों को समझिएगा। पहला ऑप्शन, आंसर आपका हो जाएगा क्या? पहला ऑप्शन यानी कि जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण होना। जल का जो अणु होते हैं ना वो नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों में क्या होता है? अवशोषण हो जाता है, मतलब छिप जाता है। इसीलिए समुद्र का पानी क्या होता है? नीला दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न खुद समझिएगा, यहाँ पर भी एक कंडीशन दिए हुए हैं, इनको समझिएगा। कंडीशन वाला क्वेश्चंस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि साफ आसमान, बिल्कुल सही, साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देना। दूसरा कंडीशन, वायुमंडल में प्रकाश का लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करना। तीसरा कंडीशन, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा। तीसरा कंडीशन। तीन कंडीशन दिए हुए हैं और इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो तीसरा कंडीशन है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना वो आकाश को काला दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है ना। प्रकीर्णन नहीं होता है, जब वायुमंडल की अनुपस्थिति हो जाएगा, वायुमंडल वहाँ पे नहीं होगा तो उस समय प्रकाश का जो प्रकीर्णन नहीं होगा और जिस कारण से आकाश मतलब काला दिखाई देता है। तो जो अंतरिक्ष में यात्री जो जाते रहते हैं है ना, उनको आकाश हमेशा काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र में एक कैमरे का समान है। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, यानी कि कैमरा के जैसा है। अतः इनमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो नेत्र लेंस हमेशा दृष्टि पटल पर यानी कि रेटिना पर क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है ना। वो कैसा बनाता है? वास्तविक और उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि पटल पर, यानी कि दृष्टि पटल का मतलब रेटिना पर, और पिंड का उल्टा जो वस्तु है वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं।
तो अगला प्रश्न क्या है कि आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष बनने का पहला जो रीजन है वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दूसरा रीजन है सूर्य प्रकाश का परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और तीसरा है सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन। तो यानी कि सभी हो जाएगा आपका इंद्रधनुष बनने का रीजन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी कारणों से ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न। निकट दृष्टि दोष की एक बीमारी है जो कि जुड़ी है, किससे जुड़ी है जी? तो वो आँखों से जुड़ी है, क्योंकि आँख में ही दोष होता है ना। दृष्टि दोष जो भी होता है तो आँख में ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो कि किससे जुड़े हुए? आँखों से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इतने आसान प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा? तो वह होगा समतल या उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को दर्पण पर आगे उतनी दूरी पर खड़े रखें जितना पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह जो होगा वो दर्पण जो समतल या उत्तल हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है? तो वो होता है आपका अपवर्तन के लिए, यानी कि रिफ्रैक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और मीटर में लिखना होगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकाश की किस सिद्धांत के आधार पर छाया यानी कि शेडो बनती है? तो प्रकाश के जो ऋजु रेखीय संचरण होता है इन्हीं के आधार पर क्या बनता है? छाया बनती है। प्रकाश के किस सिद्धांत पर? तो ऋजु रेखीय संचरण, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऋजु रेखीय संचरण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 21वां नंबर प्रश्न। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तब यदि उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो कौन सी परिघटना होती है? तो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है, तो रंगों का क्रम होता है आपका बैजानी हप्पी नाला, है ना। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसको हम लोग याद रख सकते हैं बैजानी हप्पी नाला से। बैजानी हप्पी नाला, ठीक है। यहाँ से बै से हो जाएगा बैगनी, बैगनी हो गया। उसका फिर जा से जामुनी हो जाएगा, नी से नीला हो जाएगा, ह से हरा हो जाएगा, उसका बाद पी से पीला हो जाएगा, और ना से नारंगी हो जाएगा, और ला से लाल हो जाएगा, है ना। ये इंद्रधनुष के रंगों का क्रम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखिए। जल से भरे बीकर की तली थोड़ी उठी होती है प्रतीत होती है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है किस प्रकाशीय परिघटना के कारण पानी में भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है? तो वो होता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई बाल्टी में छड़ी रखी हो तो वह टेढ़ी मतलब कि आपका दिखाई प्रतीत होती है, इसका मतलब है कि अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि जब एक किरण अपवर्तित होती है तब उसके वेग में परिवर्तन होता है, इसके संदर्भ में कौन सा शब्द सतन सत्य है? तो वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि विरल से सघन माध्यम में जाने के क्रम में वेग क्या होता है? घट जाता है। जब विरल से यानी कि हवा से जब पानी में आएगा तो क्या होगा? वेग घट जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश ज़्यादा होता है, सघन माध्यम में कम होता है, तो वेग तो घटेगा ही। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। मोटर कार में पक्ष दृश्य के लिए यानी कि साइड मिरर के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो ये आपका होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मोटर कार जो होते हैं उनमें पक्ष दृश्य के लिए जो दर्पण का प्रयोग होता है वो
उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो वो होता है आपका अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे काम करेगा जैसे कि अवतल लेंस काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन चीज़ों को बहुत अच्छा से याद कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए बार बार, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षा में। तो अगला प्रश्न है कि फोटो कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग होता है? तो वो होता है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? तो लगाया जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस। अगला प्रश्न की ओर बात करें, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? तो उनको लगाया जाता है उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल, दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दूर दृष्टि दोष बोला गया है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दंत चिकित्सकों को, यानी कि दांत वाला जो डॉक्टर है, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो वो करते हैं अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है आपका अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।